बीजेपी के पास पहले तो वॉशिंग पाउडर हुआ करता था, नेताओं पर घोटाले का आरोप लगा, बीजेपी के डिटर्जेंट पाउडर से धुल गए, पता चला वो संस्कारी बन गए। पहले तक भ्रष्टाचारी थे, फिर संस्कारी बन गए, लेकिन अब शायद बीजेपी का जो बजट है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अब सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर से धुलाई नहीं हो रही है दोस्तों, बाकायदा वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर डालकर धुलाई हो रही है। इसीलिए दाग अच्छे हैं। अब दाग अच्छे हो गए हैं, अचानक से सारे पार्टी के नेता जितने संस्कारी हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों। अब आपको देखिए लग रहा होगा कि आखिर ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ। ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी अभी इन्हीं तमाम आरोपों का सामना कर रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार साहब ने तो ये तक कह दिया है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी का नाम बदलकर एक काम कीजिए, भाजपा क्यों नहीं रख देते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बार बार ये आरोप नहीं लगेंगे कि केंद्रीय एजेंसी की जांच चल रही थी और बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया। तो आखिर रवीश कुमार जी ने ऐसा क्यों कहा, ये इस खबर में दोस्तों हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने दिन के उजाले में पाला बदल लिया है। जी हाँ, दिन के उजाले में उन्होंने पाला बदलकर सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी कह लीजिए या आप कह लीजिए एनडीए सरकार। देखिए, डिप्टी सीएम उनको बना दिया गया है, बाकी के जितने विधायक वो अपने साथ लेकर गए उन्हें भी मंत्री बना दिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि अजीत पवार समेत दो और नेताओं पर, जी हाँ दोस्तों, एनसीपी के दो और नेताओं पर अभी तक जो केंद्रीय एजेंसियां ईडी की जांच जो है वो चल रही थी, जिन केंद्रीय एजेंसियों की, क्या वो जांच अब बंद हो जाएगी, ये सवाल है, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों। रवीश कुमार ने लिखा है, ईडी ने जितने नेताओं को जेल नहीं भेजा उससे ज्यादा बीजेपी में भेज दिया है। ईडी का नाम अब बीजेपी रख देना चाहिए। जो हमने शुरुआत में कहा दोस्तों कि रवीश कुमार जी ने कह दिया है कि ईडी का नाम बदलकर अब बीजेपी रख दो। आगे वो कहते हैं गोदी मीडिया को निशाने पर लेते हुए कि अब खबर ऐसे लिखी जाएगी, बीजेपी ने अजीत पवार पर केस किया, अजीत पवार बीजेपी में आ गए, उन्हें ईडी जाकर बीजेपी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं दोस्तों कि अब जितने भी नेता जो चाहते हैं कि उनके ऊपर से जांच हट जाए या जांच ना हो, वो बीजेपी की शरण ले रहे हैं। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि ईडी ही गारंटी है, ईडी ही वारंटी है, ईडी ही अंकल है, ईडी ही आंटी है। अगर ईडी का नाम बीजेपी नहीं हो सकता तो बीजेपी का नाम ईडी कर देना चाहिए। सबको पता है और सब ये बात कहते भी हैं रूपक के अंदाज में कि ईडी के पास सबकी सीडी है। विपक्षी एकता को मोदी से अब नहीं लड़ना है, ईडी से लड़ना है। 2024 के नतीजों को ईडी के टेस्ट से गुजरना होगा। क्या मोदी की गारंटी का मतलब यही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी यही है कि आपने घोटाला करना था, कर लिया, अब चुपचाप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाइए, हम कार्रवाई ना होने की गारंटी देते हैं। तो उनके कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जिस तरीके की हालत इस वक्त लग रही है, जिस तरीके से राजनीति को एक वॉशिंग पाउडर मशीन में आप कह सकते हैं कि बदल दिया गया है, अब तमाम ये आरोप बीजेपी झेल रही है। और ये जो आरोप झेल रहे दोस्तों नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या उनकी जांच वाकई में बंद हो जाएगी? जो आरोप अजीत पवार और बाकी के मंत्रियों पर लगे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है महाराष्ट्र की सरकार में, आपको वो भी बता देते हैं कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से मंत्री अजीत पवार के अलावा। सबसे पहले अजीत पवार, इन पर सहकारी बैंक घोटाले का आरोप है। यानी अजीत पवार आर्थिक अपराध शाखा EOW की जांच का सामना जो है दोस्तों सीधे तौर पर कर रहे थे। इसमें ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो अजीत पवार पर दर्ज किया हुआ था। नवंबर 2019 में क्या होता है, नवंबर 2019 में हुआ ये कि MVA की सरकार बनने के बाद EOW ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। अब क्लोजर रिपोर्ट दायर करने का यह मतलब होता है कि केस जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया, बंद हो गया है। अब उसके बाद अगर क्लोजर रिट जो है वो दायर कर दी जाती है तो ईडी भी जांच को जारी आगे नहीं रख सकती है। लेकिन फिर जब शिंदे सरकार बनी, पिछले साल जो प्रकरण हुआ, शिवसेना में दो फाड़ हुई, तो EOW ने कहा कि हम जांच बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो जांच जारी रखेंगे। यानी इस केस में अजीत पवार पर जांच जो है वो चल रही है। अब कितने दिन चलेगी एनडीए में शामिल होने के बाद, इसका कोई अता पता नहीं है। दूसरे नेता है छगन भुजबल।
2015 में इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। ये जो मामला है दोस्तों 2006 में 3 परियोजनाओं से जुड़ा था, जिन 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ से ज्यादा के ठेके देने में अनियमितताएं बरती गई। ये जो आरोप है ये छगन भुजबल पर लगा, क्योंकि भुजबल साहब जो थे वो उस समय पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए इनके ऊपर एक अलग मामला भी दर्ज किया था, यानी ईडी की जांच इनके ऊपर भी चली है। एजेंसी ने मामले में भुजबल को 2016 में गिरफ्तार किया था। 2 साल तक साहब जेल में रहे, 2 साल के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। अभी इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन गए हैं दोस्तों। तीसरे नेता जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, नाम है हसन मुशर्रफ। ये जो नेता हैं दोस्तों, इन पर 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। 1500 करोड़ के घोटाले के सिलसिले में ईडी की जांच का ये सामना कर रहे थे। आलम यह था, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने थोड़े दिनों पहले तक इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। इसी साल अप्रैल में होता यह है कि मुशर्रफ की अग्रिम जमानत जो है वो विशेष अदालत खारिज कर देती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ये जाते हैं तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते इनकी जो अंतरिम राहत है उसको 11 जुलाई तक बढ़ा दिया था। तो जाहिर है इस वक्त जितने भी ये नेता एनडीए में शामिल हो गए हैं एनसीपी के नेता के तौर पर, वो कितने दिन तक उनके ऊपर ईडी की जांच चलेगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त दोस्तों खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, अभी इस वक्त महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सियासी उलटफेर है। ये कुछ समय पहले, आप इसको ज्यादा समय नहीं बोला जाएगा, पिछले साल अगर आप देखेंगे, पिछले साल शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और ये 2 हिस्सों में बांटने के पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी की नजर आई कि बीजेपी ने इतनी शातिर तरीके से योजना बनाई कि उसकी वजह से वो जो 2 फाड़ है वो होती हुई नजर आई। ऐसा आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर अभी भी लगता आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार को यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में लेने का सीधा सा मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे की जो ताकत है, सियासी ताकत जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया, सरकार गिराने का एक फायदा ये दिया गया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के हाथ में डिप्टी सीएम का पद पकड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐन समय में देवेंद्र फडणवीस भी दुखी थे, लेकिन उनको भी मनाया गया और उसके बाद वो अचानक से मान जाते हैं, एकनाथ शिंदे बन जाते हैं मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों, तो एकनाथ शिंदे का जो सियासी कद है वो बढ़ता चला गया, जो कि अभी दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के सियासी कद को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने ये पैतरा अपनाया है और अजीत पवार को अपने साथ यहां पर लेकर आई है। हालांकि ये कितने दिन तक चलेगा इस पर थोड़ा संशय भी फिलहाल बरकरार है, लेकिन शरद पवार ये नहीं होना देना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों शरद पवार ने स्पीकर साहब को पत्र ऑलरेडी लिख दिया है और वो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में भी इस वक्त जुट गए हैं। जितने भी तमाम नेता, अजीत पवार समेत जितने भी तमाम नेता विधायक जो कि एनडीए में शामिल हुए हैं एनसीपी के नेताओं के तौर पर, उनको अयोग्य ठहराने की मांग जो है एनसीपी ने कर दी है। हालांकि ये जो प्रकरण है आगे कितना जाता है, कितनी दूर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये हैरानी वाली बात है दोस्तों कि जिन पर कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज वो अचानक से दूध के धुले बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं ये आप बताइएगा हमें कमेंट के जरिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।